Hello children, today we are going to start a new chapter of History Civics, that is chapter number 3, the Delhi Sultanate, on page number 24. So in the earlier two chapters we have learned about early medieval period and late medieval period. हम सब ने पढ़ा है early medieval period और late medieval period कब कब आता है. अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत ने कब कब जो रूलर्स थे कब कब रेन करा था, तो वो हम देखेंगे. वो टाइमलाइन हर चैप्टर में आपके टाइमलाइन बनी होती है. बिगनिंग ऑफ द टर्को अफगान रूल यहाँ पे हम पढ़ेंगे. ओवरव्यू ऑफ द स्लेव डायनेस्टी का कैसे हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ेंगे, कॉजेज़ पढ़ेंगे, डाउनफॉल कैसे हुआ था दिल्ली सल्तनत का. तो उसकी टाइमलाइन जो है, जो उसका टाइम पीरियड था दिल्ली सल्तनत का, वो अर्ली 1192 से 1526 तक रहा था. जिन जिन लोगों ने रूल करा था, जो स्लेव डायनेस्टी बनी थी. एक्चुअली इसे स्लेव डायनेस्टी इसे बोला जाता है जो अफ़गान के टर्क्स थे, जो टर्किश स्लेव्स थे, जैसे आपका कुतुबुद्दीन ऐबक और आपका रज़िया, इल्तुतमिश, ये सब जो थे, ये इन्होंने डायनेस्टी को रूल किया था इस टाइम पीरियड में. इसलिए उसका नाम ही स्लेव डायनेस्टी दे दिया था, क्योंकि इन लोगों ने बैटल लड़के ये अचीवमेंट्स करे थे और फिर वो थ्रोन सक्सेसर वो लोग बने थे. तो दिल्ली सल्तनत हम पहले देखते हैं. द रूलर ऑफ द गुरुद एम्पायर, प्रेजेंट डे सेंट्रल अफगानिस्तान कहा जाता है. Muhammad of Ghori defeated Prithviraj Chauhan in the second battle of Tehran in 1192. After advancing into India, he had to leave to protect the western boundaries of his empire. उसने क्या किया, रूल किया. ठीक है, जो अब उन्होंने गुरुद एम्पायर को रूल करा, जो प्रेजेंट डे हम अफ़गानिस्तान बोला जाता है. मोहम्मद गोरी ने, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को डिफ़ीट करके सेकेंड बैटल ऑफ ट्रेन में उनको डिफ़ीट किया 1192 में. और फिर वो अपने वहाँ पे एक छाप छोड़ के अपना वहाँ एम्पायर खड़ा करके उन्होंने क्या किया, अपनी वेस्टर्न बाउंड्रीज़ को, अपने एम्पायर को, वेस्टर्न बाउंड्रीज़ को, अपने एम्पायर की उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो आगे अपने वॉर्स के लिए, बैटल्स के लिए निकल गए. मोहम्मद गोरी अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज द रीजनल जनरल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. जो वो स्लेव्स होते थे उनके, वो ही उनकी एक तरीके से मिलिट्री होती थी, सोल्जर्स होते थे. तो उन्होंने क्या करा, उन्हें ऐसा लगा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो ज़्यादा इन सब चीज़ों में वो हैंडल कर सकता है, वो मेरा जो आगे का रीजन है वो संभाल सकता है, एम्पायर को देखभाल उसकी कर सकता है, और मैं आगे बैटल्स के लिए चला जाता हूँ अपने प्रोटेक्ट करने के लिए अपने रीजन को, एम्पायर को. तो वो उसको अपॉइंट कर देते हैं एज अ रीजनल जनरल नॉर्दर्न इंडिया का. उसके बाद मोहम्मद डाइड. ऐबक प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द सुल्तान इन 1206. तब क्या हुआ, ऐबक ने अपने आप को, जब वो मर गए, डाई हो गए, तो उन्होंने, ऐबक ने प्रोक्लेम किया अपने आप को सुल्तान 1206 में, क्योंकि अब डायनेस्टी थ्रोन पे कोई भी नहीं था. द डायनेस्टी सेटअप बाय ऐबक वॉज फॉलोड बाय अदर डायनेस्टीज ऑफ टर्को अफगान डिसेंट टिल 1526. और फिर आगे जो जो ख़त्म होता गया, उनके आगे से बच्चे, हेयर, सक्सेसर्स, वो चीज़ करते गए, लेते गए, थ्रोन पे रूल करते गए. दिस पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री इज़ नोन एज द सल्तनत पीरियड. और इसी पीरियड को हम सल्तनत पीरियड कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी, जो रूल करी गई थी. उसका टाइमलाइन था 1206 से 1290 CE सेंचुरी. ठीक है. कुतुबुद्दीन ऐबक, अब ये कैसे आए थे सबको पता है. उन्हें रीजनल जनरल अपॉइंट किया गया था नॉर्दर्न इंडिया का. किसने अपॉइंट किया था, मोहम्मद गोरी ने. और वो आगे नॉर्दर्न इंडिया को, अपने एम्पायर को खड़ा करने के लिए आगे, वो वेस्टर्न बाउंड्रीज़ को, अपने एम्पायर को खड़ा करने के लिए आगे निकल गए थे. जब वो ख़त्म हो गए, आफ्टर ही डाइड, स्लेव डायनेस्टी यहाँ से शुरू हुई, बिकॉज ही वॉज अ स्लेव. कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ स्लेव एंड ही रूल्ड फ्रॉम 1206 टू 1210. जो ये स्लेव डायनेस्टी वो पूरी ने 1206 से 1290 तक किया था. बट किस किस ने कब कब किया था, अब हम ये पढ़ेंगे. कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ टर्किश स्लेव who had played an important role in Ghori's expansion plans in India. Aibak founded the slave dynasty. His successor were called Mamluks, which means slave or son of a slave. Obviously जो स्लेव है उनका जो बेटा होगा, जो सक्सेसर होगा, हेयर होगा, वो भी स्लेव ही होगा. तो वो एक टर्किश स्लेव थे. उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद गोरी का जो एक्सपेंशन है वो आगे बढ़ाया था और काफ़ी
चीज़ें उन्होंने अपने एम्पायर को काफ़ी हेल्प करी थी आगे पहुंचने के लिए. ही suppressed several internal revolts beside checking external invasions like the Mongols from the northwest. जो Mongols जो invaders थे उन्होंने क्या किया था, जब वो अटैक करते थे तो वो वहाँ उन्हें प्रोटेक्ट करते थे. He started the construction of the Qutub Minar in Delhi and built several mosques in Delhi and Agra. उन्होंने ही कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था दिल्ली में कुतुब मीनार का, और बहुत से मॉस्क उन्होंने मस्जिद बनवाए थे दिल्ली और आगरा में. While playing Chogun horse polo, he fell from his horse and died. और तब क्या हुआ, जब वो हॉर्स पोलो खेल रहे थे, चौगुन बोला जाता था उस टाइम पे, ही फेल डाउन फ्रॉम देयर एंड वो वहीं पे ख़त्म हो गए, इसीलिए वो 4 साल ही रूल कर सके. Aibak was good to know. Aibak was benevolent and kind to the poor and was therefore known as Lakhbaksh और द गिवर ऑफ लैक्स. वो लाखों में जो है डोनेट किया करते थे पुअर के लिए, टुवर्ड्स पुअर. ही वॉज वेरी काइंड एंड जेंटल और इसीलिए उनका नाम लखबख्श रख दिया था. इतुतमिश रूल्ड फ्रॉम 1210 टू 1236. काफ़ी टाइम इन्होंने ये रूल किया था. इनको हम क्या बोलते हैं, इतुतमिश. ये कौन थे, ये ऐबक के सन इन लॉ थे. जब ऐबक के जो सिस्टर थी, जो डॉटर थी, शी वॉज मैरिड टू इतुतमिश एंड ही रूल्ड फ्रॉम 1210 टू 1236. Aibak was succeeded by his most favorite slave and son-in-law Iltutmish. The Caliph of Baghdad conferred upon him the title of Sultan. जो बगदाद के कैलिफ थे उन्होंने उनको सुल्तान का टाइटल दिया था. ऐबक ने उन्हें अपना सक्सेसर बनाया था. ही वॉज मैरिड टू हिज डॉटर. ही कैन बी कॉल्ड द ट्रू आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत इन इंडिया. इल्तुतमिश ने इतने ज़्यादा मेजर्स लिए थे अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बनाने में, स्ट्रेंथन करने में, इसीलिए उनको वहाँ का ट्रू आर्किटेक्ट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अपने एम्पायर को खड़े करने के लिए किया था. ही कंसोलिडेटेड द एम्पायर बाय ऑर्गेनाइजिंग द नोबिलिटी इनटू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ 40 कॉल्ड द चालीसा और चालंगनी. ही ऑर्गेनाइज्ड द आर्मी इन प्रॉपर डिविजन्स. He divided the Sultanate into small and large tracts called iktas, which were given to nobles and offers instead of cash as salaries for their services. तब बेटा क्या होता था, एक 40 सेलेक्ट करा जाता था. जो भी रूलर होता था वो सेलेक्ट करता था, उसे चलीसा बोला जाता था. मीन्स 40 मेंबर, नोबल मेंबर सेलेक्ट किए जाते थे जो उनकी आर्मी के होते थे, और उन्हें कैश नहीं दिया जाता था. एज अ सैलरीज दे वर गिवन अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड. एक लैंड रहने के लिए जगह दी जाती थी. होते तो वो स्लेव्स ही थे ना, ठीक है. वो बस क्या करते थे, वो रूलर को एक तरीके से सोल्जर आर्मी होती थी, वो 40 नोबल मैन होते थे जिन पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं, और वो उनको बैटल्स में, उनके वॉर में उनको सर्व करते थे. ठीक है, वो सर्व करते थे और बदले में उन्हें ट्रैक्ट ऑफ लैंड दे दिया जाता था. ही ऑर्गेनाइज द आर्मी इन प्रॉपर डिविजन्स. वो अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज करते थे प्रॉपर डिविजन्स में उन्होंने किया. सल्तनत को छोटे बड़े ट्रैक्ट्स में किया. नोबल को वो कैश की जगह सैलरीज में उन सर्विसेज उनको प्रोवाइड करने के बदले वो लैंड देते थे. ही स्ट्रेंथन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर टू प्रोटेक्ट हिज एम्पायर फ्रॉम मोंगल अटैक्स. और मोंगल अटैक्स अभी भी चल रहे थे और उन्होंने अपने एम्पायर के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें अटैक किया. ही अटेम्प्टेड टू सप्रेस द इंटरनल रिवोल्ट्स इन पंजाब, सिंध, बंगाल एंड बिहार. इन 4 जगहों पे उन्होंने इंटरनल रिवोल्ट करके ये चीज़ें अटेम्प्ट करके अपने सप्रेस करा इन जगहों को. ही इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स एंड कॉल्ड टैंकास एंड कॉपर कॉइन्स कॉल्ड जिटल्स. उन्होंने सिल्वर कॉइन्स और क्या बोलते हैं आपके कॉपर कॉइन्स उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करे थे. अब आई रज़िया. रज़िया ने रूल किया था 1236 टू 1239, 3 साल तक. बिकॉज शी वॉज अ लेडी, कोई भी उन्हें सक्सेसर मानने के लिए तैयार नहीं करा था. इल्तुतमिश की बच्चे थे, उसके पास उसके सन भी थे, बट उसने रज़िया अपनी डॉटर को ही चूज़ करा बिकॉज ही थॉट कि उसके सन से ज़्यादा रूल करने के लिए रज़िया केपेबल है, बिकॉज उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक रूलर में होनी चाहिए अपने एम्पायर को खड़ा करने के लिए.
Iltutmish chose his daughter Razia as his successor. He felt that none of his sons were capable of ruling. Razia was brave, intelligent and just ruler. उसके अंदर सारी वो क्वालिटीज़ थी, वो फैमिली से भी ज़्यादा वो अपने अपने एम्पायर के लिए खड़ी होती थी, स्ट्रेंथ थी उसके अंदर, पावर थी, इसलिए उन्होंने ये क्वालिटीज़ उसके अंदर देखी थी अपने बेटों से ज़्यादा. बट द नोबल्स could not accept her as the sultan. नोबल्स कौन हुए? वही 40 नोबल्स जो उनकी आर्मी होती थी एक तरीके से आप कह सकते हो. उन्होंने उसको कभी भी उनका कहा माना ही नहीं, उनको अपना सरदार, अपना सुल्तान माना ही नहीं. ठीक है. बोथ द उलेमी एंड नोबिलिटी फाउंड इट ह्यूमिलेटिंग टू वर्क एट हर कमांड. उनको बड़ा ह्यूमिलेटेड, मेंस ईगो एक होती है तो वो आती थी, उनको ये लगता था कि हम एक लेडी से कमांड क्यों लें. सो दे कॉन्स्पायर टू डिथ्रोन हर एंड फाइनली किल्ड हर इन द 1240 सेंचुरी. और उन्होंने फिर क्या करा, उन्होंने उनको कॉन्स्पिरेसी रची डिथ्रोन करने के लिए और उसको फाइनली किल कर दिया और वो सिर्फ 3 साल ही अपनी थ्रोन पर बैठ सकी. अब गियाजुद्दीन बालबन, उन्होंने रूल करा था 1265 से 1286 तक. इन 1265 a Turkish slave called Balban, who had become a leading member of the nobility, took over as sultan. He undertook the following measures to strengthen the position of sultan. और उन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ें करी जिससे कि वो सुल्तान की पोजीशन उन्हें मिल सके. वो भी एक टर्किश स्लेव थे, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे काम करे, ऐसी ऐसी चीज़ें करी जिससे कि वो अपनी पोजीशन स्ट्रेंथ कर सके, स्ट्रॉन्ग बन सके और एक सुल्तान की पोजीशन पर आ सके. He defeated many local rulers. He defeated his kingdom from Mongol invasions and internal revolts. He established an efficient spy system. देखो बेटा, हर किसी एक रूलर के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम होता है. स्पाई सिस्टम सबको पता है क्या होता है? खुफिया एक होता है ना, एक आपका CBI होता है. खुफिया कॉमन पीपल ही होते हैं और वो आपको पक्की खबर देते हैं कि हाँ हमें वो बंदा इस जगह पे इस टाइम पे मिलेगा एंड वी हैव टू गो एंड कैच. ठीक है. तभी जो रूलर है वो प्रॉपर अपने बंदे भेज के, और हाँ ये खबर पक्की है, स्पाई सिस्टम के थ्रू पता करता था कि हाँ भाई मेरे कॉमन मैन जो मेरा स्पाई सिस्टम है उसने मुझे सही खबर दी है एंड आई नीड टू गो देयर एंड यू नो कॉन्कर करना है उस जगह को और अपना सक्सेस पाना है. तो फिर क्या होता था, उन्होंने मैनी लोकल रूलर्स जो थे उनको भी डिफीट किया. ही डिफीटेड हिज किंगडम फ्रॉम मंगोल इन्वेजन्स एज वेल. उन्होंने एक अच्छा एफिशिएंट स्पाई सिस्टम खड़ा करा. उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, गंगा यमुना जो लैंड था बीच में इन 2 रिवर्स के बीच में, वहाँ पॉलिसी अडॉप्ट करी ब्लड एंड आयरन की. ही मर्सीलेसली पनिश्ड रॉबर्स एंड डिस्ट्रॉय द जमींदार्स हु डिफाइड हिज अथॉरिटी. जो उनके अथॉरिटी जो उनका था, जो ज़मींदार थे वो ज़बरदस्ती ज़मीनें लेके बैठे थे, कब्ज़ा करके बैठे थे, उनको मर्सीलेसली मीन्स बिल्कुल अनकाइंडली उन्हें अच्छे से रॉबर्स को पनिश किया, उनको डिस्ट्रॉय किया और अपनी तरफ सारी चीज़ें, ज़मीन और लैंड जितना भी था अपनी तरफ किया. और उन्होंने यही सब क्वालिटीज़ बताती हैं कि वो एक अच्छे सुल्तान बने उस टाइम के. विल रीड अबाउट खलजी डायनेस्टी. उन्होंने रूल किया था. डायनेस्टी कब तक रही थी? 1290 से लेकर 1320 तक रही थी. Balban consolidated the Turkish rule in India. Eventually, his grandson and successor Kekubad was murdered by Jalaluddin Khalji, who seized the throne and established the Khalji dynasty. Balban जो थे, जो टर्किश स्लेव थे, क्या किया था उन्होंने? वो रूल कर रहे थे इंडिया को. इवेंचुअली उनके ग्रैंडसन ने एंड सक्सेसर कायकॉब वॉज मर्डर्ड. जब उनकी थ्रोन की बारी आई, जब उन्होंने अपने ग्रैंडसन को थ्रोन दे दी, तब वहाँ पे जलालुद्दीन खलजी ने सीज़ करी उनकी थ्रोन और अपनी खलजी डायनेस्टी, उनको मर्डर करके अपना इस्टेब्लिश कर लिया अपनी खलजी डायनेस्टी. जलालुद्दीन खलजी रेंज फ्रॉम 1291 और उनको मारने के बाद फिर 1291 से 1296 तक उन्होंने रूल करा. जलालुद्दीन असेंडेड द थ्रोन व्हेन ही वाज वेरी ओल्ड. उन्होंने जब वो बहुत ही ओल्ड थे तब उन्होंने थ्रोन को छोड़ा. हिज नेफ्यू आउद्दीन खलजी मर्डर्ड हिम इन 1296 एंड बिकेम द नेक्स्ट सुल्तान. और ये तब रिवोल्ट करते लड़ते जब उन्होंने अपनी इस्टेब्लिशमेंट कर लिया, उसके बाद उनके ही नेफ्यू ने, अलाउद्दीन खलजी ने, उनका मर्डर कर दिया और
नेक्स्ट सुल्तान वो बन गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक अपना एक्सपेंशन रखा। He consolidated the Khalji dynasty. He wanted to conquer the world and called himself the second Alexander और सिकंदर ए सानी। He is best known for किस किस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, क्या उन्होंने ऐसा किया था। वो इतना बड़ा एक्सपेंशन अपना करना चाहते थे, अपनी डायनेस्टी इतनी ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते थे कि वो वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहते थे और अपने आप को क्या कहलवाना चाहते थे, सेकेंड एलेक्जेंडर कहलवाना चाहते थे। He is best known for the conquest of Gujarat, Malwa, Rajasthan, Devagiri ruled by Yadavas, Rangal ruled by the Kakatiyas, and Driva Samudra ruled by the Hoysalas, tackling the Mongol menace by strengthening the forts and frontier province under the able generals. उन्होंने एबल जनरल जो उनके नोबल्स बनाते थे उनके अंडर मंगोल्स की मेनेंस को स्ट्रेंथन करके, फोर्ट्स को अपने स्ट्रेंथन करके, फ्रंटियर प्रोविंस में जनरल की हेल्प लेके उन्होंने बहुत कॉन्क्वेस्ट करे, टेकिंग मेजर्स टू प्रिवेंट रिबेलियंस एंड रिस्ट्रिक्टेड द इंटरमिक्सिंग ऑफ नोबल्स, collection of revenue based on the measurement of land and appointment of revenue officials, starting a system of market control with fixed prices for various commodities. Separate markets were established under market intermediates or shahanas. There were three main markets, one for food grain, one for costly cloth and one for slaves, horse and cattle. Strict punishment were prescribed for those who cheated and violated rules. Rules बनाए गए प्रॉपर तरीके से, सिस्टम बनाया गया, उससे ही सब कुछ चलता था। मेजर्स लिए उन्हें रिबेलियंस को करने के, कॉन्क्वेस्ट करा उन्होंने, टैकलिंग द मंगोल मेनेस बाय स्ट्रेंथनिंग द फोर्ट्स एंड फ्रंटियर प्रोविंस अंडर एबल जनरल्स। स्टार्टिंग अ सिस्टम ऑफ मार्केट कंट्रोल विथ फिक्स्ड प्राइसेस एंड कमोडिटीज़। ऐसा मार्केट कंट्रोल उन्होंने शुरू करा जो एक फिक्स्ड प्राइसेस पर चलेगा। उन्होंने कुछ सेपरेट सेपरेट मार्केट्स भी इस्टेब्लिश करे जो क्या थे, सुपर मार्केट सुपरिटेंडेंट्स और शाहनाज, और उनके सुपर मार्केट्स में क्या करा, एक सुपरिटेंडेंट्स मैनेजर्स सॉर्ट ऑफ लगा दिए जो उनकी देखभाल कर सके। एक उन्होंने फ्रूट ग्रेन के लिए बनाया, एक कॉस्टली क्लॉथ के लिए बनाया, एक उन्होंने स्लेव्स और हॉर्सेस और कैटल्स के लिए, जो वॉर में और उनके जो भी स्लेव्स थे, जो उनकी आर्मी थी, उनके में जो हॉर्सेस यूज़ होते थे, तो वो सब अपनी आर्मी के लिए उन्होंने ये किया। और उनको सीवियर पनिशमेंट, उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिली जाती थी जो चीट करते थे या रूल्स को वायलेट करते थे। इंट्रोड्यूसिंग हुलिया इन द आर्मी वेयर बाय अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर वॉज रिकॉर्डेड। और आर्मी में हर सोल्जर का डिस्क्रिप्शन होता था, हर सोल्जर का रिकॉर्ड होता था कि कोई उनके साथ गलत ना कर सके, सो दैट दे कैन नॉट चीट देम, नहीं तो उससे जो है उनकी आर्मी वीक पड़ती थी, एम्पायर वीक पड़ता था। इसलिए उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना रखा था अपने एम्पायर का। with the royal insignia, organizing a very efficient spy system। और उनका भी जो खुफियानामा था बहुत ही ज़्यादा efficient spy system था। A war of succession broke out after Alauddin Khilji's death in 1360। उनके ख़त्म होने के बाद आफ्टर हिज डेथ एक वॉर का सक्सेशन शुरू हुआ 1316 में। इन 1320 पावर वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। अब इसके बाद क्या आ गया था, तुगलक डायनेस्टी आ गई थी। तुगलक डायनेस्टी आ गई थी किसके हाथ में, गियासुद्दीन तुगलक के हाथ में। जब वो उनके डेथ के बाद एक वॉर का सक्सेशन शुरू हुआ और वॉर होते होते तुगलक डायनेस्टी आ गई थी। मलिक कौफर वॉज अ स्लेव बॉट फॉर 1000 बाय अलाउद्दीन खिलजी, देयरफॉर ही वॉज ओनली नोन एज हजार दिनारी। ही कमांडेड द खिलजी आर्मी कॉन्कर्ड देवा समुद्र एंड मदुराई। जब ऊपर ये जो भी कॉन्कर इन्होंने करे थे, गुजरात, मालवा, राजस्थान, देवगिरी, तो ये जो है मलिक कौफर था, स्लेव था लेकिन बड़ा ही वफादार था, स्लेव था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे उन्होंने इनको
सर्व किया था इस टाइम पे, और ये जगहें इन्होंने कॉन्कर करी थी। अब तुगलक डायनेस्टी आती है 1320 से 1412 तक। गियासुद्दीन तुगलक ruled from 1320 to 1325, nicknamed as गाजी मलिक बोला जाता था। गियासुद्दीन तुगलक came to power in 1320 after killing खलजी ruler खुसराव खान. He built the famous Tughlaq fort in Delhi. Ghiyasuddin died under mysterious circumstances in 1325 century. और mysterious circumstances मतलब अभी तक ये चीज़ ओपन नहीं हुई है, सबका पीछे हमें पता है ना किसने किसको मारा, कैसे कौन वॉर में गया, लेकिन इनकी मिस्टीरियस डेथ हुई थी, किसी को आज तक नहीं पता चला कि ये कैसे इन्होंने हाउ डिड ही डाइड। ठीक है, बस इनका ये पता है कि ऐसे ऐसे इन्होंने रूल करा था और इस टाइम में रूल करा था। मोहम्मदीन बिन तुगलक reigned from 1325. Jauna Khan succeeded his father to the throne under the title Muhammad bin Tughlaq in 1325. We get information about his reign from the accounts Ziauddin Barani Izami and the Moroccan travelers Ibn Battuta. Muhammad bin Tughlaq undertook several ambitious projects which became controversial and were largely responsible for his unpopular failure. Muhammadin Tughlaq's expeditions to conquer Khurasan and Karachi to meet with disastrous consequences. He faced various rebellions in the last decade of his reign. Let us discuss some of his projects and the reasons of their failure. बहुत टाइम तक मोहम्मदीन तुगलक रूल करते रहे, वॉर करते रहे, उन्होंने अपने हर तरफ से हाथ पैर मारे। अपने फादर की थ्रोन को सक्सीड करने के लिए जॉन खान ने अपने फादर की थ्रोन को सक्सीड करा। टाइटल था मोहम्मद बिन तुगलक इन 1325। और जो भी इंफॉर्मेशन हमें थोड़ी बहुत मिली है वो कहाँ से मिली है, रीजन से ही मिली, अकाउंट से ही मिली है। मोरक्कन ट्रैवल जो था, वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज रीजन कहाँ से, फ्रॉम द अकाउंट्स ज़ियाउद्दीन बरानी इज़ामी एंड द मोरक्कन ट्रैवलर्स इब्न बतूता। ये मोरक्कन ट्रैवलर्स थे इब्न बतूता, ये बहुत सर्च करते थे, एपिग्राफी बोलते हैं ना, जैसे जो स्टडी ऑफ कॉइन्स और ये सब करते हैं। तो जब इन्होंने हिस्टोरिकल इवेंट्स इन्होंने पढ़े होंगे, देखा होगा, तो उन्होंने ये सब बताया कि ऐसे ऐसे मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हुआ था। और इन्होंने भी बहुत डिज़ास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा रेबेलियस लोगों को उस डिकेड में, उस रीजन में फेस करा था, और उनका क्या फेलियर रहा वो हम आगे पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स, उनके प्रोजेक्ट्स क्या थे और उनका फेलियर क्यों रहा, कैसे रहा, क्यों, किस वजह से उनके जो फेलियर रहा कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स का रहा। ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवागिरी in the decade 1327, the Devagiri was renamed as Daulatbad. The reason for its change was Devagiri's location and proximity to South India. However, within 5 months, the capital was shifted back to Delhi, causing more hardship. ठीक है, उन्होंने क्या करा, उनका प्रोजेक्ट क्या था, उन्होंने कैपिटल दिल्ली को क्या करा, देवागिरी कर दिया था। 1327 में देवागिरी को रीनेम कर दिया था दौलतबाद से। रीज़न फॉर दिस चेंज वॉज देवागिरीज लोकेशन एंड प्रॉक्सिमिटी टू साउथ इंडिया की तरफ था। 5 मंथ्स हुए, विद इन 5 मंथ्स जो कैपिटल था शिफ्टेड बैक टू दिल्ली, जो कैपिटल था वापस उसको दिल्ली ही कर दिया, कॉजिंग मोर हार्डशिप वंस अगेन। और उनको उसका बहुत बड़ा हार्डशिप फेस करना पड़ा, हर्जाना भरना पड़ा। क्या रीज़न थे फेलियर के वो हम पढ़ेंगे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू कंट्रोल नॉर्थ इंडिया फ्रॉम दौलतबाद, क्योंकि सेंटर वो नहीं पड़ता था, दिल्ली पड़ता था, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था वहाँ पे कंट्रोल करना नॉर्थ इंडिया को दौलतबाद से। द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स कुड नॉट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मंगल अटैक्स, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स थे वो भी हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे मंगल अटैक से। द ट्रांसफ़र वॉज ऑर्डर्ड इन द समर,
और समर्स में जो ट्रांसफ़र भी ऑर्डर किए गए वो समर में किए गए। द हॉट वेदर एंड लॉन्ग जर्नी कॉज अनटोल्ड मिजरी। 1500 किलोमीटर की 1500 किलोमीटर्स की जो लॉन्ग जर्नी होती थी हॉट वेदर में वहाँ से वहाँ तक करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था और उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। और विद इन 5 मंथ्स उन्होंने ये समझ लिया कि यहाँ से हमारा कंट्रोल करना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने जो अपना कैपिटल है वापस दिल्ली कर दिया। दूसरा प्रोजेक्ट उनका क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ token currency to overcome the shortage of silver. However, all the coins had to be withdrawn. The Sultan offered to exchange all token coins with silver coins. This caused tremendous loss to the royal treasury. अच्छा, अब इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने और क्या प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया था कि करेंसी को ओवरकम कर लें सिल्वर को, शॉर्टेज ऑफ सिल्वर की वजह से। ठीक है, ऑल द कॉइन्स हैड टू बी विड्रॉन। उन्होंने कहा सारे कॉइन्स विड्रॉ करो। सुल्तान ऑफर्ड टू एक्सचेंज ऑल टोकन कॉइन्स विद द सिल्वर वन। और सुल्तान ने क्या ऑफ़र करा कि सारे कॉइन्स हम सिल्वर कॉइन्स से बदल लेते हैं। और इस वजह से क्या हुआ, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उनको बहुत नुकसान हुआ। रीजंस क्या रहे फेलियर का, क्यों नुकसान हुआ? ब्रॉन्ज एंड कॉपर कॉइन्स वर इशूड विच हैड द सेम वैल्यू एज सिल्वर टनकास. The Sultan did not reserve the right to issue new coins for the state. There was large-scale circulation of fake coins and it caused chaos in the trade and commerce. उस टाइम पे ब्रॉन्ज और कॉपर की जो सिल्वर टंकास की वैल्यू होती थी वो उस टाइम पे ब्रॉन्ज और कॉपर की भी होती थी। उन्होंने कहा सारे कॉपर कॉइन्स दे के और सिल्वर की शॉर्टेज है तो हम सिल्वर से एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने ऑफ़र किया, क्या ऑफ़र किया था उन्होंने? द सुल्तान ऑफर टू एक्सचेंज ऑल टोकन कॉइन्स विद सिल्वर कॉइन्स। उन्होंने एक्सचेंज करने को बोला, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे लार्ज स्केल में फेक कॉइन्स की हेरा फेरी चल रही थी, तो उस चीज़ ने बहुत पैनिक कर दिया वहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स में। इंक्रीज टैक्सेस इन द गंगा यमुना डायोब ड्यूरिंग फेमाइन, द मेजर्स ऑल्सो विड्रॉन। इंक्रीज टैक्सेस, उन्होंने टैक्स बढ़ाए वहाँ पे। जब टैक्स बढ़ाए तो वहाँ पे वैसे ही फेमाइन चल रहा था गंगा यमुना लैंड पे। पीजेंट्स वर डिसकंटेंट एंड एग्रीकल्चर सफर्ड एक्सटेंसिवली। अब उस टाइम पे कुछ भी हुआ होगा, फार्मर्स ने काम करने को मना कर दिया होगा उस लैंड पे कुछ भी, क्योंकि वो ऑलरेडी फेमाइन, जो पीजेंट्स थे वो डिसकंटेंटेड थे, उनकी बात से राज़ी नहीं थे, उन्होंने काम छोड़ दिया। वो ऑलरेडी फेमाइन में थे, पुअर थे, खाने को तक नहीं था, तो वहाँ पे भी एग्रीकल्चर ने सफ़र करा। और ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सफ़र करेगा तो ट्रेड एंड कॉमर्स सफ़र करेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स सफ़र करेगा तो टैक्स करेंगे, और टैक्स का सफ़र करेंगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट क्या होती है? उनका सुल्तान, उनका रूलर जो होता है, उनकी थ्रोन होती है उस टाइम पे, उनकी वही गवर्नमेंट होती है। तो उस वजह से उन्हें वो चीज़ फेस करनी पड़ी। नाउ केम द रूल ऑफ फ़िरोज़ तुगलक। अब हम पढ़ेंगे फ़िरोज़ तुगलक के रूल में क्या क्या चीज़ें हुई। He ruled from 1351 to 1388. Muhammad bin Tughlaq was succeeded by his cousin Firoz Tughlaq, who was nominated by the ulemas and nobles. He lacked the temperament and courage of a strong ruler and tried to pacify the ulemas by adopting pollucist policies. क्या क्या किया उन्होंने? एक पॉलिटिक्स खेली। वो मोहम्मद बिन तुगलक के, फ़िरोज़ तुगलक कौन थे? काज़न थे। उन्होंने उनको डिफ़ीट किया। Who was nominated by ulemas and nobles. Nobles ने ही उन्हें क्या बोलते हैं, नॉमिनेट किया था। He lacked the temperament and courage of a strong ruler. लेकिन उनके में क्या लैक करते थे? एक जो काम और एक जो कामनेस और जो पेशेंस होता है वो लैक करते थे। स्ट्रॉन्ग रूलर का करेज वो रूल करते थे। एंड ट्राई टू पैसिफाई द ulemas by adopting populist policies. He imposed tax on non-Muslim called जज़िया। जज़िया क्या होता है बेटा? टैक्स होता है। उनको इम्पोज किया जो नॉन मुस्लिम्स थे। He allowed a noble son to succeed to his father's position and जागिर after the latter's death. जब फादर ख़त्म होने के बाद उन्होंने देखा आफ्टर द डेथ ऑफ अ फादर, ये होता है आफ्टर द डेथ ऑफ अ फादर सन कैन सक्सीड हिज पोजिशन। तो ये उन्होंने करा था। द सेम वॉज डन इन द आर्मी। ये आर्मी में भी चीज़ उन्होंने लॉ अप्लाई कर दिया था। दिस प्रूव्ड डिटर्मिनेंटल टू द सल्तनेट।
detrimental to the Sultanate. Firoz Tughlaq undertook numerous measures for the well-being and welfare of the common people, like construction of canals to facilitate agriculture. In addition, he also constructed various sarais and madrasas. Firoz's successors were incompetent. वो बिल्कुल भी फिरोज़ के जो सक्सेसर्स थे वो इनकॉम्पिटेंट थे, मतलब इनकॉम्पिटेंट मतलब जो कंपेरेबल नहीं हो, जो कंपटीशन नहीं, उसको कंपटीशन नहीं दिया जा सकता हो, ठीक है। ही कंस्ट्रक्टेड, उन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए, कॉमन वेलफेयर के लिए, वेल बीइंग के लिए न्यूमरस मेजर्स लिए थे। उसमें से कुछ मेजर्स ये थे, उन्होंने कैनाल्स बनाए एग्रीकल्चर के लिए, पानी प्रॉपर मिलता रहे, प्रॉपर एग्रीकल्चर कल्टिवेशन होता रहे। इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ नसरुद्दीन महमूद द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। लास्ट रूलर कौन था उनका? तुगलक डायनेस्टी का नसरुद्दीन महमूद, उनके टाइम की बात है। दैट तिमूर द मंगल रूलर ऑफ समरकंद सेंट्रल एशिया इन्वेडेड इंडिया। उन्होंने वहाँ पे इन्वेड किया, इंडिया को कब्जा करने की कोशिश करी। इन 1398 ही प्लंडर्ड मैनी टाउन्स एंड सिटीज़, हाउएवर तुगलक रूल कंटिन्यूड टिल 1414। फिर जो उनका लास्ट जो था, उसने इंडिया को, जो मंगल रूल था समरकंद एशिया का, उसने इंडिया को इन्वेड किया और बहुत टाउन्स, और ये करते करते तुगलक ने कहाँ तक कंटिन्यू किया? 1414 तक कंटिन्यू किया। द सैयद डायनेस्टी, नाउ केम द सैयद डायनेस्टी। ईयर्स आफ्टर तैमूर लेफ्ट इंडिया, हिज डिप्यूटी खिज़र खान कैप्चर्ड द थ्रोन एंड इस्टेब्लिश द सैयद डायनेस्टी इन 1414। जब तुगलक डायनेस्टी ने 1414 तक रूल करा, उसके बाद सैयद डायनेस्टी आई। बहुत सालों बाद तैमूर जो हैं उन्होंने इंडिया छोड़ दिया। हिज डिप्यूटी खिज़र खान ने उनकी थ्रोन को कैप्चर कर लिया और अपनी सैयद डायनेस्टी स्टैब्लिश कर ली 1414 में। ही वॉज नोन फॉर हिज टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी। मुबारक शाह सक्सीडेड हिज फादर खिज़र खान इन 1421। अब उनका बेटा आया खिज़र खान का, जो सैयद डायनेस्टी के थे। उनके अंदर बड़ा ही पेशेंस था, उन्होंने काफ़ी टाइम तक वहाँ रूल करा। उसके बाद उनके फादर, जो उनका जो सन है मुबारक शाह, उसने अपने फादर की सक्सेशन को एक्सेप्ट करते हुए उनको उस चीज़ को आगे बढ़ाया। मुबारक शाह वॉज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू मोहम्मद शाह 1434-1443। ही वॉज वीक एंड इनकॉम्पिटेंट। अपार्ट फ्रॉम अपराइजिंग्स एंड रिवोल्ट्स, ही हैड टू डील विद इंटरनल रिवोल्ट्स। उन्हें बहुत से चीज़ों का सामना करना पड़ा, सिर्फ अपराइजिंग और रिवोल्ट्स नहीं, उन्हें अपने इंटरनल रिवोल्ट्स को भी देखना पड़ा, क्योंकि इंटरनल रिवोल्ट जो होते हैं जब आपके ही आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा वो करते हैं, तो उनसे भी आपको पॉलिटिक्स आसपास भी होती है। और उन्होंने क्या करा? ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह सन सक्सेसर आलम शाह। अब उनके सक्सेसर कौन आ गए? मोहम्मद शाह सन एंड सक्सेसर आलम शाह वॉज इनकॉम्पिटेंट। ही असेंडेड द थ्रोन इन 1443 एंड डिसाइडेड टू लीव दिल्ली एंड सेटल इन बदाऊं। उन्होंने क्या करा? उन्हें लगा कि ये नहीं हो सकता, उन्होंने अपनी थ्रोन को असेंड कर दिया और दिल्ली छोड़ने का फैसला किया और बदाऊं में सेटल होने का फैसला किया। इट हैज़न द फॉल ऑफ सैयद्स, और उसके बाद फिर और सैयद्स की जो है फॉल होने लगी। उसके बाद आया द लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी ने कब से कब रूल किया? 1451 से 1526 तक। इन 1451 बहलुल लोधी एन अफगान who was the governor of Punjab, occupied the throne of Delhi. He suppressed rebellions and established his authority over Sindh and Mewar. उन्होंने क्या करा? बाहुल लोधी जो एक अफ़गान थे, वो पंजाब के गवर्नर ने, उन्होंने दिल्ली की थ्रोन को ऑक्यूपाई किया। उन्होंने सप्रेस किया रिबेलियंस को और अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करा सिंध और मेवर के ऊपर। वो अपने बेटे सिकंदर लोधी से सक्सीडेड by his son Sikandar Lodi in 1489. He is considered the greatest ruler of Lodi dynasty. वो सबसे बड़े माने जाते हैं लोधी डायनेस्टी में। His expansion Jaunpur and Bihar brought the entire region of Gangetic Plains under his control. Sikandar Lodi was succeeded by his son Ibrahim Lodi. पहले बाहुल आए, फिर उनके बेटे ने
सक्सीड करा सिकंदर लोदी ने। उसके बाद इब्राहिम लोदी जो सिकंदर लोदी के सन थे, उन्होंने उस चीज़ को आगे लेके गए। इब्राहिम लोदी फेस्ड अ नंबर ऑफ रिबेलियंस। फाइनली आलम खान द सुल्तान's uncle and दौलत खान the governor of Punjab invited Babur, the ruler of Kabul, to invade India. In the first battle of Panipat fought in 1526, Babur defeated and killed Ibrahim Lodi. This event marked the beginning of Mughal rule in India. और वहीं से जब उन्होंने क्या करा, इब्राहिम लोदी और ये सब हुआ, आलम खान ने सुल्तान्स अंकल एंड दौलत अंकल को क्या किया, उन्होंने जो गवर्नर पंजाब के थे बाबर को इनवाइट करा, वो रूलर थे काबुल के, उन्होंने उनको इंडिया इन्वेट करने के लिए यहाँ इनवाइट करा। वहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई और बाबर ने वहाँ इब्राहिम को डिफीट करके उनको किल करा, और तब से ही मुग़ल एम्पायर इंडिया में खड़ा हो गया। उसके बाद सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, एग्रियन कंट्रीशंस कैसी थी उनकी, और सल्तनत का डाउनफॉल कैसे हुआ। ठीक है, द सुल्तान वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पर्शियन। वहाँ पे जो सुल्तान होता है उनको हम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन चीफ माना करते हैं। लैंग्वेज वहाँ पे पर्शियन बोली जाती थी। ही वॉज एडवाइज्ड ऑन सोशल अफेयर्स बाय द स्टेट बाय ट्रस्टेड नोबल्स एंड इन जुडिशियल एंड रिलीजियस मैटर्स बाय द यूलेमा। तो वो एडवाइस करे जाते थे, कोई भी अफेयर होते थे उनके, कोई भी ऐसी चीज़ उन्हें डिस्कस करनी होती थी, जो जुडिशियल अफेयर्स उन्हें डिस्कस करने होते थे, या कोई रिलीजियस मैटर्स है, तो वो किस पे ट्रस्ट करते थे, नोबल्स पे ट्रस्ट करके उनसे ही डिसीजंस फाइनल कराया करते थे। ही डिराइव्ड पावर बाय इंट्रोड्यूसिंग द डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप अकॉर्डिंग टू विच द रूलर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। उनके हिसाब से डिवाइन राइट होता है किंगशिप का, और उनके लिए वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे कि जैसे भगवान धरती पर हो, गॉड ऑन अर्थ। ही इंट्रोड्यूस द रिचुअल्स ऑफ सिद्धा एंड पाइबर्स टू एसर्ट हिज सुप्योरिटी। उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था अपने सुल्तान के सामने हेड बो करना, नील डाउन करना, सजदा करना, और पाइबर्स करना मतलब किसिंग द ग्राउंड। ठीक है, डिवीजन ऑफ द एम्पायर, कैसे डिवीजन हुआ एम्पायर का। The Sultanate was divided into Iqtas or provinces under the charge of muftis and walis. The Iqtas were subdivided into shiks which were placed under शिकदर्स। उन्होंने अलग अलग एक, आप कह सकते हो, कम्युनिटीज़ में डिवाइड कर दिया था, प्रोविंस में कर दिया था, मुफ्तीज़ और वाल्स में। उसके बाद जो इक्तास थे वो सब डिवाइडेड कर दिए थे शिक्स में, विच वर प्लेस्ड अंडर शिकदर्स। The Shikhs were subdivided into Parganas and placed under Amils. A Pargana consisted of a number of villages. जो Pargana था वो villages थे, number of villages थे उसमें। The village headman और मुकद्दम headed the village। जैसे एक पंचायत का होता है ना, हेड होता है, सरपंच होता है, वैसे ही उस विलेज का होता था मुकद्दम। The पटवारी kept the land records and सुपरवाइज द कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू। जो पटवारी था वो लैंड के रिकॉर्ड्स रखता था, और जो मुंशी होते थे वो वहाँ लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड रखते थे, कलेक्शन करते थे पूरा लैंड रेवेन्यू का। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द किंग रूल विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स हु वर इन चार्ज वेरियस डिपार्टमेंट। अब उन्होंने, ऐसा था किंग रूल करता था लेकिन उन्होंने कुछ मिनिस्टर्स बना दिए थे हर डिपार्टमेंट के लिए। वज़ीर होता था, दीवान वज़ीर, दीवान वजारत। ही लुक्ड आफ्टर द इनकम, एक्सपेंडिचर, कलेक्शन, रेवेन्यू, ओवरऑल फाइनेंशियल मैटर्स वो देखते थे सारा उनका। जो अरिज ए मुमलिक है अलॉन्ग विद हिज डिप्यूटीज़ लुक आफ्टर द आर्मी और मिलिट्री अफेयर्स देखते थे। और जो चीफ सदर है या चीफ काजी है वो सारे चैरिटीज़ और जस्टिस के जो डिपार्टमेंट है वो उसमें देखते थे। अब उनकी एग्रियन कंडीशंस क्या थी, कैसे सब चलता था। The Iqta system was the most important administrative and agrarian measure introduced by Turks in India. It gradually became hereditary. वो धीरे धीरे उनकी कहते हैं ना पुश्तैनी, वो चीज़ बनती गई थी।
ख़ानदानी काम बनता गया था. Bigger iktas were held by those who were in charge of higher departments, while small holders were individual soldiers with administrative responsibilities. दो में डिवाइड कर दिए थे, वो भी स्मॉल डिपार्टमेंट और हायर डिपार्टमेंट में. कुछ जो हायर डिपार्टमेंट थे वो इंचार्ज, बिगर जो इक्तस थे जो थोड़े ऊपर पोस्ट थी वो हायर डिपार्टमेंट देखते थे, और जो नीचे इंडिविजुअल्स होल्डर्स ऑफ इंडिविजुअल होल्डर्स थे, वो इंडिविजुअल सोल्जर्स थे, वो छोटी स्मॉल होल्डर्स थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते थे. इन एडिशन द दिल्ली सुल्तान इम्पोज्ड वेरियस टैक्सेस, और उन पे फिर टैक्स भी इम्पोज कर जाते थे. ऑब्वियसली सर्कुलेट होता था ना पैसा, जब पैसा सर्कुलेट होगा टैक्स लगाए जाएंगे चीज़ों पे, तभी वो पैसा फिर वो अपने सल्तनत के काम में यूज़ होगा. दीज वर खारज, लैंड टैक्स, घारी, हाउस टैक्स एंड चराई, टैक्स ऑन कैटल. चराई पे टैक्स होती थी, घारी पे होता था हाउस टैक्स, और खारज पे लैंड टैक्स. ठीक है. द रेट ऑफ रेवेन्यू वॉज हाई, उनका रेट ऑफ जो रेवेन्यू था बहुत हाई करा हुआ था उन्होंने. पीजेंट्स समटाइम्स गेव एज मच एज हाफ ऑफ द टोटल प्रोड्यूस्ड इन टैक्स. ड्यूरिंग अलाउद्दीन्स खलजी reign the revenue was based on actual measurement of land, which during Ghiyasuddin Tughlaq reign, while during Tughlaq reign it was based on crop sharing. ऐसा था. रेट ऑफ रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था. पीजेंट्स जो फार्मर्स थे वो आधे से ज़्यादा तो टैक्स देने में ही उनका सारा वो निकल जाता था, जो भी प्रोडक्शन वो करते थे. और अलाउद्दीन खिलजी के रीजन में क्या होता था, द रेवेन्यू वॉज बेस्ड ऑन एक्चुअल मेजरमेंट, जो एक्चुअल मेजरमेंट लैंड का है वो उस पर डिपेंड करता था. गयासुद्दीन तुगलक की रीजन में क्या होता था, इट वॉज बेस्ड ऑन क्रॉप शेयरिंग. क्रॉप शेयर करके वो लोग लैंड रेवेन्यू लेते थे. करप्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑफन हैरेस्ड पीजेंट्स, और जो करप्ट रेवेन्यू ऑफिस थे वो उनको हैरेस करके और उनसे उनका पैसा निकलवा लेते थे. सल्तनत का डाउनफॉल कैसे हुआ? The following are some factors that may have hastened the end of Sultanate rule. Many rulers like Nasiruddin Mahmud and Firoz Tughlaq were not strong. ये नसरुद्दीन और फिरोज तुगलक बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे. दे हैड करप्ट एंड अपॉर्चुनिस्ट नोबल हु मैनिपुलेटेड देम एंड मेड देम अनपॉपुलर. जो नोबल्स थे, जो उनके आप कह सकते हो एक चीफ थे, जिनसे वो डिस्कशन करते थे सारा जुडिशियल और सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करके, उन्होंने ही उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो करप्ट थे और वो उन्होंने अनपॉपुलर कर दिया, अनफेमस कर दिया, उनको नीचे ले आए. उनका डाउनफॉल इसीलिए आया क्योंकि वो वही करप्ट निकले जो उनके बीच के लोग थे, कॉमन, जो उन्होंने अपना चलीसा जिसे बोलते हैं उन्होंने उनको हायर किया था, वही गलत निकला है. दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स एंड क्लिक्स अमंग द nobles which divided their loyalty towards the सुल्तान. उन्होंने अपनी लॉयल्टी ख़त्म कर दी थी सुल्तान की तरफ, और अपना खुद का ही उनका अपनी प्लानिंग चल रही थी, करप्ट चल रहा था, पॉलिटिक्स चल रही थी. द इक्ता सिस्टम हैड हेल्प टू डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ द किंग. The king's dependence on the noble increased as they provided him with any army contingents. On various occasions, weak empire became the target of attacks launched by foreign invaders such as Mongols. और इसी वजह से क्या हुआ, वो वीक पड़ गए. और फिर जब नोबल्स इंक्रीज़ हुए, उन्होंने देखा आर्मी को उन्होंने अपनी तरफ किया, और ऐसे बहुत ओकेजन पड़े जिसमें एम्पायर वीक दिखा और टारगेट हो गया किसका, फॉरेन इन्वेडर्स का, सच एस मॉन्गल्स ने फाइनली उन पे अटैक किया. और ये भी कुछ एक रीज़न रहा डाउनफॉल में सल्तनत का. द सुल्तान्स डिड नॉट फॉलो द लॉ ऑफ द primogeniture where the eldest son succeeds his father as a ruler. उन्होंने ये रूल अप्लाई ही नहीं करा जहाँ पे जो एल्डेस्ट सन था वो अपने फादर की जगह लेता था. दिस लेड टू द ट्रैजिक वॉर्स ऑफ सक्सेशन, द वीकेंड एम्पायर. ऑब्वियसली जब आप अपने बेटे को सक्सेसर नहीं बनाया तो वो भी जो एक इंटरनल वॉर्स थे, इंटरनल रिवोल्ट्स थे, वो लोग उससे भी जूझते रहे, और जिससे सल्तनत का डाउनफॉल हो गया.